हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर जो एग्रीकल्चर है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें बोला गया है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए, इसका आंसर है कौन कौन से फीचर्स हैं। मतलब फीचर्स का क्या मतलब होता है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है वो किस किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining high yields. The right of inheritance has led to the division of land among successive generations. ठीक है, तो 5 फीचर्स आप लोग क्या क्या कह सकते हैं कि हमारे देश में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब होता है थोड़ा खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और अपने लिए ज़्यादातर खेती का इस्तेमाल होता है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मतलब बहुत ज़्यादा लोग फार्मिंग के से जुड़े हुए हैं। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन का भी इस्तेमाल होता है ताकि ईल्ड यानी कि ज़्यादा उपज हो सके। और हमारे देश का जो लैंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता गया है। किस वजह से? क्योंकि हमारे देश में ना लैंड का बंटवारा होता गया है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक लैंड था, अब इस इंसान के 4 बेटे हो गए तो ये 4 हिस्सों में बट गया। अब इस वाले के भी 4 हो गए तो ये 4 हिस्सों में, इसके 2 हो गए तो इसके 2, इसका 1 ही हुआ तो यही रहा। फिर हो सकता है इसके 5 बेटे हो जाएं तो और ज़्यादा लैंड का बंटवारा इस तरीके से होता गया है। और क्या है, हमारे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी होता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें एक फॉरेस्ट के लैंड को क्लियर करते हैं और क्रॉप्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। सॉइल फर्टिलिटी से डिक्रीज हो जाती है। फार्मर जैसे लैंड एरिया था उसको पूरा जला दिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें फसल उगा दी। जो फसल उगाई फिर उसके बाद उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होने लगी तो उसको छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग जूमिंग कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉलो की जाती है। अब तो खैर नहीं होता है, बहुत कम होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर राबी क्रॉप्स, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। तो राबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर्स में, सर्दियों में बोया जाता है इनको अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में, और हार्वेस्ट किया जाता है इनको अप्रैल से जून के टाइम में। इसका एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, पीज एंड ग्राम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल आप लोग को याद रखने हैं कि राबी क्रॉप्स जो होती हैं एक तो कब उगाई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, और इसकी कटाई कब होती है, अप्रैल से जून के टाइम पे, है ना। अब वीट, बार्ले, पीज एंड ग्राम ये एग्जाम्पल है। खारिफ क्रॉप जो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ये जब जून में ये वाली मतलब अप्रैल के टाइम तक ये कट जाती हैं और ये जून के टाइम पर उगाई जाती हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और उगाई जाती है जून के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। एग्जाम्पल क्या क्या है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा। जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, जायद क्रॉप्स इन बिटवीन राबी एंड खरीफ सीजन। जायद जो क्रॉप्स हैं वो कब उगाई जाती हैं, राबी और खारिफ सीज़न के टाइम पर जायद क्रॉप्स उगाई जाती हैं और काफ़ी जल्दी उग जाती हैं जायद क्रॉप्स में, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ जूट, वाई इज इट लूजिंग इट्स मार्केट इन इंडिया टुडे। तो यूजेस क्या है, जूट की जो फसल होती है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं और आज के टाइम पर इंडिया में जूट का मार्केट काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट क्या होती है, गोल्डन फाइबर होती है। इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स यानी कि जो कट्टे होते हैं ना, वो कट्टे, मैट, रोप, रस्सियाँ बनाने के, यान, कारबेट और काफ़ी सारी चीज़ें हम जूट से बना सकते हैं। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा, ड्यू टू इज़ हाई कॉस्ट, इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन। तो नायलॉन जो है क्योंकि इसकी जूट की ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी महंगा होता है, तो नायलॉन का कपड़ा, नायलॉन के कट्टे या फिर प्लास्टिक के कट्टों का अब इस्तेमाल किया जाने लगा है, इसलिए इसका मार्केट कम हो गया है जूट का काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द 2 बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया एंड राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन नीड फॉर इट्स ग्रोथ। तो बेवरेज क्या होता है, देखिए, बेवरेज का मतलब होता है जो चीज़ आप लोग पीते हैं ना, जैसे कि पानी भी एक बेवरेज है, कॉफ़ी, टी, ये बेवरेज होती है, ठीक है। तो बेवरेज क्रॉप्स क्या हो गई, कॉफ़ी, टी हो गई। और किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है बेवरेज क्रॉप्स को उगने के लिए, तो टी, वेल ड्रेन्ड सॉइल जो कि ह्यूमस में रिच होती है एंड ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच होती है, वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री डेज, फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, ठीक है। तो कॉफ़ी के लिए, सॉरी ये टी के लिए हो गया। कॉफ़ी के लिए कूल क्लाइमेट, हिली रीजन, वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो जैसे कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के लिए क्या क्या होती है, कूल क्लाइमेट, ठंडा सा क्लाइमेट होना चाहिए, हिली रीजन होना चाहिए, और सॉइल अच्छी खासी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छा खासा पानी होना चाहिए सॉइल में अवेलेबल। टी के लिए जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ह्यूमस होता है ना,
ह्यूमस होता है जैसे कि जैसे फर्टिलिटी बढ़ती है, जैसे ह्यूमस जो पत्ते हो गए, पेड़ पौधे है ना, और जानवर, ये सब जब मर के सड़ जाते हैं तो ह्यूमस क्रिएट करते हैं। तो और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, मॉइस्ट फ्री, मतलब वो नहीं होता, ओस नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट फ्री डे होने चाहिए, और जो है फ्रीक्वेंट शार होनी चाहिए, बारिश की भी ज़रूरत होती है टी को। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। अब ना हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी मतलब थोड़ा आप ये कहिए कि नोट्स टाइप के समझ लीजिए इस चैप्टर के, जो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। जैसे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर जो है एक फॉर्म है फार्मिंग की, जिसमें हम लोग फसलें उगाते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस होती है, और कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब होता है जो पुराने समय में की जाती थी, और उसमें जैसे कि हल का या फिर बैलों का इस्तेमाल करके ही सब कुछ खेती की जाती थी, और इसमें खेती की फसल बहुत ज़्यादा, जो फसल उगती है वो कम उगती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए उगाई जाती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में आप लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर फैमिली के लिए और थोड़ा बहुत बेचने के लिए। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े लैंड पर, बहुत एकर्स लैंड पर जो है एक ही फसल उगाई जाती है, और बेसिकली वो बेचने के लिए उगाई जाती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जैसे कि कॉफ़ी उगा ली, ठीक है, टी हो गया, फिर उसके बाद बनाना कल्टीवेशन, बनाना हो गया है, रबर हो गई, तो ये जो है फसल उगाई जाती है बेचने के लिए। और फिर उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न आ जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न कहीं किस किस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, तो खरीफ, राबी और जायद। तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है राइस, जो कि गर्मियों में उगाई जाती है। राबी जो है ये विंटर्स में उगाई जाती है, और वाटरमेलन जो है ये अप्रैल और मई, या फिर आप मार्च से कह सकते हैं, मार्च से इसको उगाना शुरू कर दिया जाता है, जो जायद क्रॉप्स होती हैं। अब रिफॉर्म्स की क्या क्या आए हैं एग्रीकल्चर में, तो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए हैं। यूज़ ऑफ वाटर पम्प्स, मतलब इरिगेशन होने लगी है। पहले ज़्यादातर बारिश पे डिपेंड हुआ करती थी फार्मिंग, तो अब सिंचाई होने लगी है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लोन टू फार्मर्स, क्रॉप इंश्योरेंस, वेदर बुलेटिन, तो पंप्स का इस्तेमाल होने लगा है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड का पूरा मैपिंग कर दी गई है अच्छे से। फिर ज़मींदारी की, भाई एक ज़मींदार के पास एक करोड़ बहुत ज़्यादा लैंड होता था, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। फार्मर्स को अब लोन मिलने लगा है अपनी लैंड्स पर। और फिर क्रॉप अगर ख़राब हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है कि भाई अब मतलब इतना पैसा उनको वापस मिल जाएगा अगर किसान की फसल ख़राब हो गई है तो। तो अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा ही दिया था कि क्या होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये काफ़ी ऐसे एरियाज़ में, पहले तो प्रिमिटिव देख लेते हैं, ये मॉनसून पे डिपेंड करती है, बहुत ही छोटे लैंड पे किया जाता है, और पुराने ज़माने के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल वगैरह। और फिर उसके बाद इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो है थोड़े हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में, और काफ़ी ज़्यादा लेबर का भी इस्तेमाल होता है, और केमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं। कॉमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा HYV सीड्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, और इसको बेचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों को क्रॉप बताया गया है, और कौन सी क्रॉप को कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, और कौन सा एरिया ऑफ किस किस जगह पर ये होती हैं। तो ये टेबल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ एग्जाम में कौन सा आता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है रबर के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रबर को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि रबर बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। टेम्परेचर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड चाहिए, मतलब थोड़ा नमी होनी चाहिए हवा में, और थोड़ा बारिश भी होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा गर्म टेम्परेचर होना चाहिए, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब हैवी रेनफॉल चाहिए। कहाँ पर होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे देश में रबर कहाँ कहाँ पर होती है। मैप में भी लोकेट कर सकते हैं, केरला, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, अंडमान निकोबार। तो 2-3 लोकेशन आप याद रख लीजिए कि देखिए ये हमारा है साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया का ये वाला पार्ट है केरल, इधर आता है तमिलनाडु, और इधर पड़ता है कर्नाटक। तो यहाँ पर जो है रबर होती है, रबर की खेती। कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी के लिए क्या क्या होता है, कूल क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट, हिली रीजन चाहिए, और अच्छी खासी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु देखिए कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों हो गई रबर, कॉटन का, और टी भी बहुत ज़्यादा, ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रबर, टी, कॉटन। टी जो है बेवरेज है, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको प्रोड्यूस करता है, बेचता भी है। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, तो सॉइल जो अच्छी खासी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और उसमें ह्यूमस भी जो है प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल में। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा होना चाहिए, और वार्म, मॉइस्ट फ्री, मतलब ओस नहीं होनी चाहिए, और ठीक ठाक से शार, पूरे साल बारिश भी चाहिए होती है। असम में बहुत ज़्यादा
चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग वाले रीजन में, है ना। एंड द जलपाईगुरु, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुरु में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड, हिमाचल मेघालय वगैरह में, बट असम में बहुत ज़्यादा चाय उगती है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप देख लेते हैं राइस। राइस जो है वो स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल का मतलब होता है कि हमारे देश की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन इसको खाती है। तो इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी हवा में नमी चाहिए होती है, और रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है, और एलुवियल सॉइल में ये ज़्यादा उगती है। और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राइस होता है। वीट जो है एक राबी क्रॉप है, ठीक है, और इसको कम बारिश चाहिए होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, और सनशाइन चाहिए होती है, और राइपनिंग पीरियड में जब ये पकने वाली होती है तो गर्मियों में पकती है। ये फसल सर्दियों में उगाते हैं, गर्मियों में पकती है। एलुवियल लोमी सॉइल चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना, राजस्थान, यहाँ पर उगती है ये। मेज़ जो है वो एक खारीफ क्रॉप है, जैसे कि राइस एक खारीफ क्रॉप है, इसी तरीके से मेज़ भी एक खारीफ क्रॉप है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओल्ड एलुवियम में होती है, और इंडियन स्टेट्स में होती है, बिहार, यूपी वगैरह में। और शुगर केन, गन्ना जो है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गन्ना का। यूपी में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहुत गन्ना होता है ना। टेम्परेचर है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इतनी होती है, और लो रेनफॉल ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, तो काफ़ी सारी सॉइल्स में उग जाता है। कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। इसको एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन उगती है ज़्यादातर अच्छी ब्लैक सॉइल पर, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी वगैरह में। जूट भी एक खरीफ क्रॉप है, ये भी याद रखिए, ठीक है। कॉटन भी खरीफ है, जूट भी खरीफ है, राइस भी खरीफ है, मेज़ भी खरीफ है, ठीक है, खारिफ या खरीफ बोल लो। तो इसके ये सब टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री, रेनफॉल इतनी है ना, और बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा में ये होती है। मिलेट जो है वो काफ़ी रेन फेड क्रॉप है, ग्रोथ ऐसे एरिया में होती है, तो मतलब मॉइस्ट से ठीक ठाक होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में भी हो जाती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। राजस्थान इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रागी भी एक मिलेट है, जो है ड्राई रीजन में भी हो जाती है, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी, हर तरीके के सॉइल में रागी हो जाता है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रागी उगाया जाता है, तमिलनाडु, है ना, इन सब स्टेट्स में भी उगाते हैं। तो और फिर उसके बाद हम लोग के पास आते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। राबी क्रॉप्स के बारे में बता दिया, और जायद क्रॉप्स के राबी और खारिफ के बीच का जो शॉर्ट सा सीज़न होता है उसमें ये वाली जायद क्रॉप होती है। तो ये कुछ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देख लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए। मतलब इस चैप्टर में ये वाले जो मैंने आपको बताया ना, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को करने ही करने हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू।